अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे मास्टर बजट का। तो क्वेश्चन मेरे सामने है 8.12 जो सर ने हमें प्रोवाइड किया था। इसको सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मास्टर बजट होता क्या है। मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिख ली है। मास्टर बजट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान दैट कंबाइंस वेरियस बजट्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मास्टर बजट होता है इसमें बहुत सारे दूसरे फाइनेंशियल बजट्स होते हैं, जैसे कि बजट फॉर सेल, बजट फॉर प्रोडक्शन, बजट फॉर एक्सपेंसेस। इस तरह के मुख्तलिफ बजट्स इंक्लूड होते हैं। और बजट का एम क्या होता है, वो यूजुअली आपके फाइनेंशियल गोल्स को एम कर रहा होता है और उनको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। और ये जो बजट्स बनते हैं यूजुअली 1 साल के लिए बनते हैं। और बजट हमेशा जो एक्टिविटी होती है इससे स्टार्ट में बनाया जाता है, और जो बजट का आउटकम आता है वो एक्टिविटी के एंड में आता है। जैसे गवर्नमेंट हमारे पास हर साल बजट अनाउंस करती है, साल के शुरू में फिस्कल बजट अनाउंस करती है, और साल के एंड में हमें उसका आउटकम बताती है कि बजट डेफिसिट हुआ, बजट सरप्लस हुआ, या जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो अचीव किया या नहीं किया। और बजट से हमें एक होलिस्टिक व्यू मिलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, और डिसीजन लेने में मदद मिलती है, क्योंकि हम ट्रेंड्स एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमने अकाउंटिंग में रेशियोज पढ़े होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिटिक टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम बजट को क्रिएट करते हैं। और बजट में हमारे पास बजट फॉर सेल, बजट फॉर प्रोडक्शन, बजट फॉर एक्सपेंसेस एंड बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड बजट फॉर कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में जितने पैसा आया एक गिवन पीरियड टाइम में और कितना पैसा बाहर गया, उसकी फोरकास्टेशन को बजट कहते हैं, बजट फॉर कैश फ्लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि आप कितनी एसेट खरीद रहे हैं या कितना उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप सारा बजट वो लिखते हैं। और एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस का बजट क्या होता है कि जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस आपको मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो सब आप उसमें लगा देते हो। प्रोडक्शन में, सेल में बजट्स के यूनिट्स आते हैं, कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री हो, कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो। तो आप बजट के हिसाब से चलेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करेगा। विदाउट अ बजट आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह बिजनेस को चलाएं और किस तरह नहीं चलाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद हमारा बजट क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल कॉर्पोरेशन इज अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी दैट्स प्रिपेयरिंग अ मास्टर बजट। मास्टर बजट बनाना है फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर। मतलब पहला क्वार्टर क्या होता है, जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू मई जून, फिर जून से ले जुलाई से लेके सितंबर तक हमें थर्ड क्वार्टर का बनाना है। तो हम देख लेते हैं। इसने हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है 30 जून की। कैश, अकाउंट रिसीवर्स, ये सारे डाटा हमारे पास हैं, और लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज भी है। अब ये फर्दर इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है और क्या किस चीज का बजट बनवाने के लिए हमें कहता है। क्रिस्टल कॉर्पोरेशन मैनेजर्स हैव मेड द फॉलोइंग एडिशनल अजम्पशन एंड एस्टिमेटेड्स। तो ये सारी हमारी डिटेल्स हैं, लेकिन हम पहले चले जाते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। ये हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायर रिक्वायरमेंट्स। तो प्रिपेयर अ स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस फ्रॉम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मतलब हमें थर्ड क्वार्टर का कैश कलेक्शन बनाना है। एंड ऑल्सो कंप्यूट टोटल कैश कलेक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30। तो अच्छा, तो हमें क्या करना है, पहले कैश कलेक्शन पीरियड, कैश कलेक्शन बजट बना, कैश कलेक्शन बजट बना। तो यूजुअली एक बिजनेस में पैसे आते कहाँ से, सेल से आते हैं। ऐसे ही है। मतलब सेल्स होगी, क्रेडिट पे हो या कैश पे हो, तो कैश बिजनेस में सेल्स की मदद से ही आएगा। तो हम डिटेल्स पढ़ते हैं। एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ये जितनी भी सेल्स हैं ये बजटेड हैं, एक्चुअल सेल्स नहीं है। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड ऑल क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड। मतलब सारी सेल्स उधार पे की जाती है और सारी सेल्स के जो कैश होती है ना वो भी रिसीव किया जाता है। ईच मंथ्स क्रेडिट आर कलेक्टेड 35%। यानी जिस मंथ हम सेल करते हैं ना, उस मंथ हम उसकी
35% कलेक्शन भी कर लेते हैं, 35% कलेक्शन भी कर लेते हैं, एंड 65% इन द मंथ फॉलोइंग द सेल ऑल ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल एट द 30 जून। मतलब फिर जो 65% जो अमाउंट होती है वो हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आई होप इसके बेसिस पे हम अपना सेल्स का जो बजट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्स भी गिवन है और कितना पैसा मिलेगा और कितना नेक्स्ट मंथ में मिलेगा तो ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स की तो डिटेल्स आ गई हैं, हमारे पास कितना पैसा आएगा कितना जाएगा वो भी हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम नीचे चलते हैं और इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी पहली रिक्वायरमेंट भी क्या है, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन। हेड में डालते हैं स्केड्यूल, स्केड्यूल ऑफ कैश कलेक्शन, स्केड्यूल ऑफ कैश कलेक्शन, सॉरी एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन, एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये कैश कलेक्शन का पीरियड होगा। अब उसने हमें किस कौन कौन से मंथ के लिए बोला था, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ऑल्सो कंप्यूट टोटल कैश कलेक्शन। अच्छा तो हम लिख लेते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे हम अकाउंट्स के रेफरेंसेस, रेफरेंस रेफरेंसेस लिख लेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन बना रहे हैं, तो पहली इनकम किस महीने में आएगी, ऑब्वियसली जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। तो हम देखेंगे कि जुलाई में सेल कितनी हुई है और जुलाई में पैसे कितने आए, और एक दफा दोबारा क्वेश्चन को नजर मार लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट है 30 जून की, यानी जून में सेल हुई होगी, जून में सेल हुई होगी, उसका 35% उसको उसी महीने में मिल गया होगा, और जो उसका 65% अमाउंट है वो जुलाई में मिलेगा। ये बात समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, पहले ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल। पहली हमारी एंट्री क्या होगी, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल। ये ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल हमारा कितना था, 1,36,000। वापस हम कंफर्म कर लेते हैं, ये रहा 1,36,000। तो हम लिख लेते हैं 1,36,000। एक तो जुलाई में ये अमाउंट आएगी, पहली अमाउंट तो हमने लिख ली, और बाकी जुलाई में सेल कितनी हुई थी ये भी हम देख लेते हैं। जुलाई में सेल हुई थी 2,10,000, 2,10,000 सेल हुई थी, और जिसका मतलब क्या था कि 35% हम उसी मंथ में पे करेंगे और 65% फॉलोइंग मंथ यानी जो उसका अगला महीना आएगा उसमें पे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जुलाई की सेल है 2,10,000, और इसका 35% होता है, और इसका 2,10,000 इंटू 65%, ये जो होगा नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ, और ये होगा करंट मंथ में पे। 2,10,000 का 35% कितना होता है, 73,000, 73,500। 65% कितना होता है, 13,6,500। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम दी सेल ऑफ जुलाई, ये जो पैसे आएंगे फ्रॉम दी सेल ऑफ जुलाई, क्योंकि सेल जुलाई में की है ना, अब उसके पैसे एक, ये जो
73,500 है, वो तो जुलाई में ही मिलेंगे। 73,500 है, वो तो जुलाई में ही मिलेंगे। 73,500 और जो रिमेनिंग 65% है वो अगस्त में मिलेंगे, यानी 65% फॉलोइंग मंथ्स में मिलेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 13,6500। आई गेस ये क्लियर होगा। अब जुलाई का तो किस्सा खत्म हो गया, जो जुलाई की सेल होगी उससे जितना पैसा आएगा वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर अगले महीने में जो सेल होगी फ्रॉम दी सेल ऑफ अगस्त, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं अगस्त में सेल कितनी हुई है। अगस्त में सेल हुई है 2,30,000। इसका भी ऐसे ही करेंगे 35 एंड 65। 35 एंड 65 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट या दूसरी इंफॉर्मेशन है, उसमें बताया हुआ है 2,30,000 इंटू 35%, 2,30,000 इंटू 65%। आई होप आप कैलकुलेशन मेरी फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी 80,500 और उसके बाद वाली हो जाएगी 149,500। 149,500। लेट मी चेक। 230,000 इंटू 65%, बिल्कुल यही है। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं ये कौन सी सेल थी, अगस्त की थी। ये अगस्त की सेल थी, तो ये अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जुलाई का तो अभी किस्सा खत्म हो गया, अभी हम जुलाई को छेड़ेंगे नहीं। अब हम इसकी सेल को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो अगस्त में सेल हुई 2,30,000, उसके 35% कितने होंगे? 80,500। और इसके रिमेनिंग अमाउंट यानी सितंबर में कितनी मिलेगी? 149,500। सही है भाई? तो मतलब हमने वो सारी अमाउंट्स रिसीव कर ली जो हमें प्रीवियस मंथ से रिसीव होने वाली थी, यानी जून के महीने से रिसीव होने वाली थी 136। फिर हमने जुलाई की, अगस्त की रिकॉर्ड कर ली। अब आता है हमारा लास्ट मंथ फ्रॉम दी सेल सेल ऑफ सितंबर। सितंबर, अब सितंबर में सेल कितनी हुई है ये हम ऊपर जाके चेक करते हैं। सितंबर में सेल हुई है आपकी 2,20,000। कितनी हुई है भाई? 2,20,000। अब यही सेम चीज करनी है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2,20,000 इंटू 35%, 2,20,000 इंटू 65%। तो ये आप करोगे, ये आएगा आपका 77,000 और 2,20,000 इंटू 65%, ये आएगा आपका 1,43,000। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 2,30,000 बन जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ सितंबर तक स्केड्यूल बनाना है ना कैश कलेक्शन का, तो हम जहाँ बस सितंबर तक ही लिखेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी 77,000। 77,000, एक जीरो ज्यादा लगता है, सॉरी। ये आके 77,000। अब हमारा ये कैश कलेक्शन पीरियड तो बन गया है, जून जुलाई, मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर। अब देखो हमने 77,000 तो लिख लिया। अब देखो ये 143,000 कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? अब ये हमारा जाएगा क्लोजिंग क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, क्योंकि ये आगे काम आएगा, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। ये जो अक्टूबर के महीने, और ये जाएगा अक्टूबर के महीने में ओपनिंग में, क्योंकि इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग होता है ना। जैसे हमने 30 जून के बाद ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल लिया था,
जो पार्ट था उस सेल्स का। अभी हम इसको यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स यानी टोटल कितना रिसीव हुआ। तो भाई जुलाई के महीने में टोटल अगर आप 136,000 को और 73,500 को ऐड करोगे तो ये आपके पास 136 प्लस 73,500, ये आ जाएगा 2 लाख 9,500, ये आ जाएगा। अगर आप अगस्त की अमाउंट्स को टोटल करो 136,500 प्लस 80,500, तो इसको ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 2,17,000, 2,17,000। और तीसरे उसको ऐड करो 149,500 प्लस 77,000, ये आ जाएगा 2,22,6,500, मतलब 2,26,500। अब यहाँ पे इनको एज इट इज ऐड कर देंगे 136,000, ये आपके पास आ जाएगा 2,10,000। और यहाँ पे आ जाएगा 2,30,000, यहाँ पे आ जाएगा 77,000। ऐसे ही है। अब हम हॉरिजॉन्टली ऐड करें यानी यूं ऐड करें या यूं ऐड करें, आई गेस हमारा आंसर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 653,000 ही आएगा। अब तुम यहाँ पे 2 मिनट पॉज करना और अपनी कैलकुलेशन खुद ही वेरीफाई कर लेना। हो सकता है मैंने कहीं पे मिस्टेक करी हो जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूजन मतलब मिस्टेक्स के चांसेस हैं। तो हमने कैश बजट बना लिया या जो कैश कलेक्शंस थी वो हमने वो कम्प्लीटली बना लिया, अच्छे से बना लिया। तो यहाँ पे इसकी पहली जो रिक्वायरमेंट थी ये वाली, प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ, ये वाला हमने बना दिया। और टोटल कैश कलेक्शंस फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 30 भी बना लिया। कि मतलब एंड में जो हमारे पास पैसा आएगा ना 30 सितंबर को, 3 महीनों का मिला के, वो ये वाली होगी, ये वाली अमाउंट होगी। 30 सितंबर, 30 सितंबर को 6,53,000 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। अब हम दूसरा बजट बनाते हैं। और ये हमारा कौन सा बजट है? 2A, prepare a merchandise purchases budget for July, August, September. Also compute total merchandise purchases for the ended this. अब पहले हमने कैश रिसीट्स का बजट बनाया था, अब हमें परचेजेस का बजट बनाना है कि भाई हमें कितने यूनिट्स, कितनी अमाउंट्स की गुड्स एंड मतलब परचेज करनी है। तो हम सिंपली वही अपना ओल्ड मेथड अप्लाई करते हैं और इस बजट को बनाना शुरू करते हैं। मर्चेंडाइज बजट, मर्चेंडाइज बजट, मर्चेंडाइज परचेज बजट, परचेज बजट। ये भी उसी तरह ही होगा जैसे हमने पहले बनाया था। रेफरेंसेस जुलाई, अगस्त, सितंबर टोटल। तो पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं। तो मर्चेंडाइज परचेज बजट्स के मैंने कॉलम्स वगैरह बना लिए हैं। अब देखो, जैसे हम कैश कलेक्शन का बना रहे थे, पूरा बजट बना रहे थे, तो तुमने आइडेंटिफाई करी होगी कि हमने एक प्रीवियस मंथ से कुछ बोरो किया था, यानी पुराने मंथ का जो कैश रिसीवेबल रहता था उसको हमने पहले अपने मंथ में ऐड किया, जो ओपनिंग जो दूसरा बजट बनाया था उसमें हमने। अब ये परचेज बजट है।
देखो, एक बिजनेस जब भी खुलता है तो उसको एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, एक जब बिजनेस बंद होता है तो उसका कुछ सामान बच जाता है तो उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलती है। मतलब आज अगर मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ और इसमें जो सामान बच गया है वो आज का क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वाइल अगर जब कल मैं उसको दुकान खोलूंगा तो वो मेरी कल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। सही है। तो जून में हमने समझे दुकान बंद की, जून में हमने दुकान बंद की, तो जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी? जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी? 62,000, यानी 62,000। मतलब ये जून की 62,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो जब हम परचेज बजट बनाएंगे, एज इन इसको ओपनिंग इन्वेंट्री कंसीडर करेंगे। सही है। एक तो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें ये बता दी जिसको मैं येलो से 1 कर देता हूँ। और दूसरी इसने हमें रिक्वायरमेंट क्या दी थी? ईच एंडिंग इन्वेंट्री मस्ट बी इक्वल टू द 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मंथ सेल्स। मतलब 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉग्स, यानी इसको मैं बोल देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स को बोल देता हूँ कॉस्ट, कॉग्स। 30% ऑफ कॉग्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने की जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी ना, वो इस महीने की एंडिंग इन्वेंट्री होगी। ये एंडिंग इन्वेंट्री का हमने फॉर्मूला, एंडिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने तुम्हें शॉर्ट में करके लिख के दे दिया। सही है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 60% ऑफ सेल्स। मतलब जिस महीने में सेल हो रही है उसका 60% कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है। द कंपनी पेज 40% ऑफ द मर्चेंडाइज इन द मंथ एंड रिमेनिंग 60% इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब जिस महीने में आप परचेज करते हो 40% उसी महीने में पे करते हो और 60% इसके अगले महीने में पे करते हो। ऑल ऑफ द अकाउंट्स पेबल एट जून 30 विल बी पेड इन जुलाई। सही। अब हमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं, तो उसके लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स चाहिए, एंडिंग इन्वेंट्री हमें कितनी मेंटेन करनी है वो हमें रिक्वायर्ड है, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पहले गिवन है। और ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री यही होगी ना, जो इस महीने की एंडिंग होगी तो अगले महीने की ओपनिंग हो जाएगी। तो पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। पहले महीने की सेल कितनी है? 2,10,000। दूसरे की 2,30,000। तीसरे की 2,20,000। अब हम क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। क्योंकि ये हमारे बजट का पार्ट नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स पहले की थी 2,10,000, दूसरे की 2,30,000, चौथे की थी 2,20,000। अब इनका 60% हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आएगा। 2,10,000 रुपये का इंटू 60%, 1,26,000। ये हमारे पास आ गई 1,26,000। और दूसरी अगस्त की हमारे पास आएगी 138,000। और सितंबर की हमारे पास आएगी 132,000। और हमारे पास पहला वाला महीना कौन सा था? अक्टूबर की सेल कितनी है? अक्टूबर की सेल हमारे पास है 2,40,000। वो भी अंदाजन कर लेते हैं, क्या पता उसकी जरूरत पड़ जाए। 240,000 इंटू 60%, तो ये हम निकालेंगे 240, 144,000। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। मतलब ये जो अमाउंट है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए होगी, यानी ये अमाउंट तो हमें परचेज करनी ही पड़ेगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। तो जुलाई की हमारे पास कितनी आई थी? इनको हाईलाइट करने के लिए, ये जुलाई की है, ये अगस्त की है, ये सितंबर की है, अक्टूबर की है। तो जुलाई की है 1,26,000, 1,38,000 एंड 130। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 126,000, 138,000। और ये हमारे पास आ रहा है 132,000।
टोटल हम एंड में कर लेंगे। सही है। एक तो हमें ये चाहिए होता, इतने गुड्स तो हमें परचेज करने चाहिए, और उसने हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी बोला था कि इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी ही करनी है। तो ज़ाहिर है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको क्या बोलेंगे? ऐड डिजायर्ड क्लोजिंग, क्योंकि वो डिजायर्ड है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इतनी इन्वेंट्री हो। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने ये तो कर लिया। अब इन्वेंट्री के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री कौन सी? क्लोजिंग। क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए इसने हमें क्या बताया था? ईच मंथ्स एंडिंग इन्वेंट्री मस्ट इक्वल टू 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। सही है। सही, कर लेता हूँ। मतलब अगर मुझे जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए ना, जुलाई की अगर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो वो अगस्त के कॉस्ट ऑफ सेल से इसका 30% होना चाहिए। क्योंकि भाई सवाल में तो यही बोला था ना, अगर मुझे अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, अगर मुझे अगस्त की क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो मुझे सितंबर के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% करना होगा। ऐसे ही है। अगर मुझे सितंबर की चाहिए, अगर मुझे सितंबर की चाहिए, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसकी चाहिए होगी? अक्टूबर की चाहिए होगी, जो मैंने तुमसे पहले ही कैलकुलेट करवा ली थी। अब इस तरह तुम करोगे ना, तुम्हारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जुलाई अगस्त और सितंबर की आ जाएगी। तो ये हो रही है 41,400, और ये हो रही है 39,600, एंड ये हो रही है 43,200। आई गेस यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स निकाल ली, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल ली, अब सिंपली इनको प्लग इन कर दो। ये क्या थी? 4144। अभी हम क्या पुट कर रहे हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। जुलाई की हमने डाल दी। अब अगस्त की कितनी है? 39,600, और इसकी कितनी है? 43,200। याद रखना ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो हमारी जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ तक एंड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार बना दिया। क्यों बनाया वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एक स्टार बना दिया। अब ये जो है ना, ये जो चीजें हैं, या ये जितने भी अमाउंट है, ये हमारी टोटल नीड, कि भाई इतनी अमाउंट या इतनी परचेजेस करना तो लाजमी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल नीड। टोटल नीड। टोटल नीड में क्या करोगे? सिंपली इन दोनों को ऐड करोगे, तुम्हारे पास अमाउंट आ जाएगी 167,400, 177,600। यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी 175,000। लेट मी चेक, कोई मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन में? यहाँ पे 200 आएगा। ये 200 है ना, 175,200। तो ये हमारी हो गई टोटल नीड। अब हमें मिनिमम इतना तो परचेस करना है। सही है। लेकिन ये तो हमारी टोटल नीड है, लेकिन हमारे पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग, पहले से भी स्टॉक तो पड़ा होगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे। लेस ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, याद है 30 जून को हमें एक बैलेंस शीट में इन्वेंट्री गिवन थी। तो 30 जून की एंडिंग इन्वेंट्री विल बी जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम देख लेते हैं वो कितनी थी। जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है 30 जून, और इन्वेंट्री कितनी है? 62,000, जो मैंने तुम्हें पहले भी मेंशन किया था, टिक बनाया था। तो ये हमारी हो जाएगी
62,000, 62,000 ये हमें लेस करनी है। लेस के लिए मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसको ऐड ना कर लूं, इसीलिए मैं इसमें एक ब्रैकेट बना रहा हूँ। सही है, ये हो गई हमारी जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आप बोलोगे भाई अगस्त की ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाली जो है ना आपकी जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री, वही अगस्त की ओपनिंग हो जाएगी। क्या ऐसा बुरा तो नहीं मानोगे? 4,1,400 सही है। अब अगस्त की ओपनिंग विल बी सितंबर की क्लोजिंग, ऐसे ही है। आई गेस यहाँ तक कोई मसला ना हो आपको। और मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, तो मैं इसको स्टार्ट में स्टार बनाता हूँ। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, मैंने इसको एंड में स्टार बनाया, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री आखिर वाली देखी जाती है और ओपनिंग इन्वेंट्री जहाँ से बिजनेस या प्रोडक्शन स्टार्ट होती वहां वाली देखी जाती। अब हम इनको टोटल करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। अभी देखो मैंने टोटल परचेजेस निकाल लिए, टोटल नीड में से मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, तो ये अमाउंट्स मेरे पास आ गए। सही। अब मैं क्या करूंगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसको टोटल कर लूंगा, ये कितनी हो जाएगी? 396, 396,000। अब ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री, आप क्या रिकमेंड करोगे, मैं तीनों को ऐड कर दूं या सिर्फ कोई एक इन्वेंट्री लिख दूं? तो देखो हमें सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री लाइक ये जो है ना वर्टिकली चलता है। पहले हमने सारी जुलाई की अमाउंट कैलकुलेट की, फिर अगस्त की करी, फिर सितंबर की करी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये आएगी 43,200। सारे क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आखिरी मंथ की आएगी ना, सारे महीनों की कभी भी आपने नहीं देखा होगा, आपने पहले सोल ट्रेडर करा होगा या जितनी भी इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा बिजनेस क्लोजिंग के लास्ट ईयर की आती है। सही है, 43,200। और टोटल नीड हम जाहिर है हर महीने की एक्यूमुलेट करके इसको बना देंगे 439,200। अगर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे मैंने 43,200 समझ में नहीं आया मैंने क्यों लिखा है, तो तुम मुझे मुझसे अलग से पूछ लेना। सही है। अब टोटल नीड भी हमारी हो गई। अब लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या कर रहे हैं, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब जब भी तुमने प्रीवियसली अकाउंट्स पढ़ी होगी या बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा लास्ट पीरियड या लास्ट मंथ के जो एंड में अमाउंट बचती है तो उसकी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 62,000, 62,000। तो ये हमारी हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हम इसको सम करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 377,200। तुम अपनी कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर सकते हो। मर्चेंडाइज परचेज बजट भी बना दिया। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। यानी 2A तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है? 2B करना है। अब हमें क्या करना है? 2B करना है। लेट्स सी 2B में क्या बोलता है? प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एक्सीडेड कैश एक्सपेक्टेड कैश डिसबर्समेंट for merchandise purchases for July, August, and September. Also compute total cash disbursement for purchases for the quarter and this and this. मतलब जो हमने परचेजेस किए ना, अब उनके पैसे हम किस तरीके से देंगे वो हमें बनाना है। जैसे हमने सेल्स का रिसीव यानी कैश कलेक्शन बनाया, तो जिस तरीके से इसी तरीके से हम परचेज का कैश पेबल यानी अकाउंट्स पेबल बनाएंगे। चलो, तो ये हमारा हो गया पार्ट 2B। इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये ए है, 1A है, ये 2A है, और अब हम बना रहे हैं 2B। 2B में हम क्या बना रहे हैं? कैश डिसबर्समेंट, कैश डिसबर्समेंट। स्केड्यूल, स्केड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश
disbursement for the merchandise purchase. अब मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। अब मैंने पूरा एक्सपेक्टेड कैश डिसबर्समेंट के लिए पूरा फॉर्मेट बना लिया, उसकी लाइनें वगैरह खींच लिए। जाहिर है पहले कोई अक्रूड अमाउंट पड़ी होगी, हमें उसको भी पे करना होगा, और जुलाई अगस्त सितंबर में जो परचेजेस करी उसके लिए भी पेमेंट करनी होगी। अब उस पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी हेडिंग डाल देता हूँ, वर्किंग्स। और क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन ने हमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड की थी। सही है, सही है। मतलब हम थर्ड रिक्वायरमेंट भी कर चुके हैं, लेकिन इसका पार्ट क्या है, 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेल्स, ये तो हो गया था। द कंपनी पेज 40% ऑफ मर्चेंडाइज इन द मंथ ऑफ परचेज एंड द रिमेनिंग 60% इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग परचेज। मतलब 40% उसी महीने पे किया जाएगा और 60% नेक्स्ट मंथ पे किया जाएगा। तो ओपनिंग अकाउंट्स पेबल क्या है, 71,100। कोई भी अकाउंट खोलने से पहले तो हम पहले जुलाई में हम क्या पे करेंगे, 71,100, जो जून से अक्रूड हुआ होगा। सही है। अब हमारे पास टोटल परचेजेस कहाँ से आएंगी, याद है हमने पिछले पार्ट में निकाली थी, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस पहले लिख लेते हैं, सबकी परचेजेस लिख लेते हैं। जुलाई जुलाई की परचेजेस कितनी थी टोटल, 105, ऐसा ही है। और अगस्त की कितनी थी, 136,200, 136,200। ये सितंबर। ये शायद वीडियो लंबी हो जाए, मैं लेकिन तुम्हें डिटेल में करवा रहा हूँ ना, ताकि तुम चीज़ों को कंफ्यूज ना करो बाद में। और सितंबर के लिए कितनी, 1,35,607, 1,35,607। अब एक इसका 35% निकालना है। सही है। और ये 35% में कर लेता हूँ, ये 65% कर लेता हूँ। तो ये वर्किंग्स है, ये अभी तुम जैसे भी चाहो कर सकते हो। और ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, पेमेंट्स निकाल रहा हूँ। ये करंट मंथ में जाएगी 35%, ये नेक्स्ट में जाएगी। तो 1,05,400 का अगर आप 35% निकालें तो आपके पास आता है 36,890, ऐसे ही। 'मेरे कुछ गलत लग रहा है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। असल में 35 नहीं है, ये 40-60 है, 60-40 का स्प्लिट की तरह। तो ये हो जाएगा आपका 40% करंट मंथ में और 60% नेक्स्ट मंथ में। तो ये जो मैंने अमाउंट लिखी है वो भी गलत है। तो राइट अमाउंट क्या होगी इसकी, आपकी होगी 42,160। और नेक्स्ट मंथ में हमें कितनी करनी पड़ेगी, 63,240, ऐसे ही है। और अगस्त में जितनी सेल हुई है, परचेज हुई, 54,480, और ये आएगी आपकी 81,720। मतलब 54 वाली हम करंट महीने में पे करेंगे और 81 वाली नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। वही सितंबर के लिए क्या है, 54,260, ये हम करंट महीने में पे करेंगे, ऐसे ही है। 54,260, और मैं चेक कर लूँ।
वर्किंग्स में सारी पेमेंट्स वगैरह निकाल ली कि हम किस हिसाब से पेमेंट करेंगे। जैसे ये हमारा कैश डिस्बर्समेंट का बजट है, यानी जो चीज़ें हमने परचेज की उनके पैसे हम किस तरीके से देंगे, तो वो हमने सारी हेडिंग्स वगैरह डाल दी है। और वर्किंग्स में हमने उनके अमाउंट्स भी कैलकुलेट कर लिए। पेमेंट फॉर जुलाई परचेज 40% करंट मंथ में होती है, 60% नेक्स्ट मंथ में होती है। तो हम लिख लेते हैं करंट मंथ में कितनी करेंगे, 42,160। और अगस्त में कितनी करेंगे, 63,240। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,05,400। ये आ जाएगी एज इट इज। सही है। अब पेमेंट फॉर अगस्त, अगस्त में कितनी पेमेंट करेंगे हम, 54,480। और सितंबर में कितनी करेंगे अगस्त की परचेजेस की, 81,720। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 136,200। सही है। अब पेमेंट फॉर सितंबर परचेज, जब हम सितंबर में परचेज करेंगे तो उसकी पेमेंट तो सितंबर से ही रिकॉर्ड होना शुरू होगी। सितंबर की सेल का 40% कितना था, 5,4,240। तो यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारी होगी कैश डिसबर्समेंट कि मंथली हम किस तरह पेमेंट्स वगैरह करेंगे। और अब हम इनको टोटल करते हैं। तो इसको जब हम टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 71,100। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे से मतलब कॉशियसली करना ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि मेरे लास्ट एग्जाम में इसी तरह ही मार्क्स कटे हैं। 1,132,60 और इनका क्या होगा, 63,240 प्लस 5,4,480। मैं ये टोटल कर लेता हूँ। सही है। तो मतलब मैंने ये कैलकुलेशन भी वेरीफाई कर ली है कि ये सब सही है। अगर तुम चाहो कैलकुलेटर में डाल के ये देख सकते हो। जहाँ तक हमने बिल्कुल करेक्ट कर लिया है, अब हम ऊपर जाते हैं, हमारा क्या रहता है। सही है। ये क्वेश्चन में हमने शुरू के 1 और 2 ए और 2 बी कर लिया है। अब इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट क्या है, इनकम स्टेटमेंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में भेजता हूँ।